दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरआरओ को लेकर के प्राचीन इतिहास में आज हमारा तीसरा सेट होगा। इससे पहले हमने आपको दो सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तीसरा और चौथा ये जो दो सेट हैं, इन दोनों सेट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एक चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वह साथ ही हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से जितने भी सवाल बन सकते हैं, बेसिक टू एडवांस हर लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में पाषाण काल खत्म किया है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रीवियस जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उससे अपने आप को लिंक रखते हैं। पीछे हम लोगों ने किन किन पॉइंट पर ध्यान दिया, जैसा कि पीछे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने नौ पाषाण काल पढ़ा है ना। और नौ पाषाण काल का जब अंतिम चरण होता है, जब लोगों ने मृदभांड बनाना, अच्छा मृदभांड बनाना सीख लिया है, तो हम लोगों ने देखा लोग तांबा गलाना सीख गए थे। और हमने एक नई संस्कृति के बारे में पढ़ा जिसका नाम था साथी ताम्र पाषाण संस्कृति, है ना, जिसमें तांबा और पाषाण इन दोनों का प्रयोग करके आयुध यानी औजार बनाया जाने लगा, है ना। अगर आपको थोड़ा याद होगा तो आपने पढ़ा था कि ताम्र पाषाण संस्कृति जब इसका अंत हो रहा है, यानी जब इसका अंतिम समय आ रहा होगा, तो लोगों ने ग्रामीण बस्तियां बसाना शुरू कर दी हैं, यानी लोग अब बस्तियों में साथ ही बसना स्टार्ट कर देते हैं। अब यही लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, वेल डेवलप करेंगे और खुद को ग्रामीण सभ्यता से कहाँ पे लेके आएंगे, नगरीय सभ्यता में लेके आएंगे। और यही लोग आगे चल के साथ ही हड़प्पा के वासी कहलाएंगे और इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। पूरी कहानी में इसे समझिएगा एक शब्द में कि इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें ना वो आपको याद करनी है ना। रटने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, समझना बहुत कम है, रटना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आसान से प्रश्न की तरफ। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत में जो प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं उनको खोजने का काम हमारे यहाँ भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग नाम की एक संस्था है, वही करती है, आज भी वही करती है। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। करा कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उन्हीं के समय में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। वही लोग साथ ही जानबे करते हैं ब्रिटिश लोग ये सब उल्टा सीधा कर रहे थे, ये भी सही है। भारतीय उस समय जब इसकी नींव पड़ी थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो उस समय लॉर्ड कर्जन साथ ही वायसराय था। ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये तीनों क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है, पहली पॉइंट याद रखना है कि भारत के अंदर प्रागैतिहासिक स्थल को खोजने का काम कौन से संस्थान करती है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो रही है, तो न्यू पढ़ रही है, तो उसमें लॉर्ड कर्जन जो है साथी वायसराय है भारत में। ठीक है, एक अब जो पुरातत्व विभाग इसके महानिदेशक हुए और एक महानिदेशक हुए साथी जॉन मार्शल, और इन्हीं के समय में दो महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। जॉन मार्शल के निर्देशन में याद रखिएगा 1921 में एक व्यक्ति है दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी हड़प्पा की खोज की साथी। और यहीं पर 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्या करी हुई है, मोहनजोदड़ो की खोज की है। चूंकि हड़प्पा की खोज पहले हुई इसलिए पूरी सभ्यता का नाम, अब जितने स्थल मिलेंगे उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता का स्थल या सिंधु सभ्यता का स्थल कहेंगे साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब रटने वाला पोर्शन है, आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना, रटना ही पड़ता है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए हड़प्पा के जो स्थल है साथी वो 3 देशों के अंदर पाए जाते हैं। 3 देशों में हड़प्पा के स्थल पाए जाते हैं। कुछ स्थल साथी वो अफगानिस्तान में है, जो हमारे सर पे है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में पाया जाता है और उसके बाद भारत में पाया जाता है। तो हड़प्पा के स्थल ये 3 देशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। हमसे ज्यादातर पूछता है कौन सा भारत में नहीं है या भारत में है, ऐसा सवाल पूछता है। ठीक है, तो देखिए अफगानिस्तान में वैसे तो बहुत स्थल है, पर दो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है जिसकी चर्चा होती रहती है। अफगानिस्तान में दो हड़प्पी स्थल हैं। एक जन का नाम है मुंडी गौक। ठीक है, मुंडी गौक है, मुंडी गौक है। और एक जन का नाम है सुरतुघुई, सुरतुरघुई। तो मुंडी गाक और सुरतुरघुई ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मुंडी गौक। क्योंकि मुंडी गौक कहाँ पे है, तो आपको होगा सर मुंडी गौक जो है साथी यह कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सा है साथी। ठीक है, तो पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों में हमें हड़प्पा के स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है राजधानी है या राज्य है, वैसे ही पाकिस्तान के 3 राज्य कह लीजिए या 3 क्षेत्र कह लीजिए। जैसे एक पाकिस्तान का है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान क्षेत्र, यहाँ पे हड़प्पा के स्थल पाए जाते हैं। ठीक है,
और कहाँ पे पाया जाता है, वहां का एक क्षेत्र है साथी सिंधु प्रांत। सिंधु प्रांत याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। और एक क्षेत्र है पंजाब प्रांत, हमारे यहाँ का पंजाब नहीं, ध्यान रखिएगा। जब बात होगी पंजाब प्रांत की तो ये पंजाब प्रांत कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये पंजाब प्रांत, सिंधु प्रांत और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है। यहाँ से हड़प्पा के स्थल मिले हैं, कौन कौन से अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुंडी गाक है और जो सुरतुग हुई है, ये दो प्रमुख स्थल है, कहाँ पे है, जो कि अफगानिस्तान में साथी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। अब देखिए, अब इसमें कई सारा नाम आ गया, लेकिन इसमें सुरतुग हुई, मुंडी गाक नहीं है। अब इनमें से चुनना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है, ठीक है। हमने अभी चर्चा किया था कि जो पाकिस्तान है वहां पे 3 क्षेत्रों पे साथी पाया गया है, ठीक है। पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों पे स्थल मिले हुए हैं। अब इनको देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। पहला जो क्षेत्र है वह हमने कहा था बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान, ध्यान रखना होगा इस पॉइंट को। यहाँ से कौन कौन स्थल मिले जो महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। तो एक लोकेशन है सोतका कोह, ठीक है, सोतका कोह, ठीक है, सोतका कोह, ये पेपर में बार बार आता है, ध्यान रखना। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है ना, सुतकांगेडोर, ये भी बहुत बार आता है साथी, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तीसरा स्थल है साथी डाबरकोट, 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 ये भी बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से एक और कोट है बालाकोट है, डाबरकोट हो गया, इसी के साथ याद रखेंगे बालाकोट है ना, बालाकोट। तो ये जो स्थल है ना, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो अगर आप देखोगे सुतकांगी डोर, तो ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इस कार्ड से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। दूसरा जो स्थल है इसका साथी हुआ है आपका सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। देखिए सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में है। सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये पाया जाता है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल इसे आप याद रखेंगे साथी, है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मोहनजोदड़ो पाया जाता है सिंध प्रांत में, लड़काना जिला, और वो भी कहाँ पे, सिंध प्रांत लड़काना जिला। और इससे सीधे पूछेगा तो पाकिस्तान बताना, ठीक है। दूसरा देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है साथी चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, देखिए कितना खतरनाक एरिया है, इस समय ये भी पाकिस्तान में पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लोकेशन, ये बहुत पेपर में आता है, आमरी करके, आमरी, ये भी पाया जाता है साथी, है ना। आमरी के बाद देखेंगे कोटी दीजी, कोटी दीजी, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सिंध प्रांत में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन में अच्छे से लिखा होगा, इसको देख लीजिएगा, देखिए कोटी दीजी है ना। फिर अली मुराद, ये सब सिंध प्रांत में पाए जाते हैं। जबकि पंजाब प्रांत में हड़प्पा, हड़प्पा देखिएगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, डेरा इस्माइल खाल, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक पुरवानी, ये जो लोकेशन है ये पंजाब प्रांत में पाए जाते हैं। और ये सब के सब कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। देखिएगा यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल है जो कि भारत में स्थित है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगाइए इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सारे स्थल साथी ये भारत में स्थित है। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर प्रांत में आप देखेंगे तो मांडा नाम का स्थल है, जबकि मांडी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, मांडी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। जबकि मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। पंजाब में कौन कौन सा स्थल मिलेगा, रोपड़ देख लीजिए आपको मिलेगा, कोटल हिंद की खान, चक 86 बाड़ा, पेपर में बार बार आता है संघोल, देर मजरा, ये सब पंजाब में है, पर ये संघोल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। हरियाणा में कौन है, बनावली, पेपर में आता है मिताथल, सेसवल, बखावली, राखीगढ़, बालू, ये पेपर में आता है, ध्यान रखना होगा। राजस्थान में वैसे तो बहुत है, लेकिन कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, और भी क्षेत्र है पर इतना इंपॉर्टेंट है। फिर गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात में कई लोकेशन मिलता है, देसलपुर, ये पेपर में आते रहते हैं, सुरकोतला, धौलावीरा भी आता है, लोथल भी आता है, रंगपुर आता है, रोजदी आता है, प्रभास पाटन आता है, भगत राव भी पेपर में आता है, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम भी आता है। तो ये सब लोकेशन आपसे पूछे जाते हैं कहाँ पर है ना। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कह जाएगा कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए, एक तरफ दे देगा क्षेत्र और दूसरी तरफ दे देगा मतलब कौन से राज्य में स्थित है। तो रटने वाला है, इसको रटना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए से सही विकल्प का चयन करिएगा।
क्वेश्चन कर रहा है कि लोकेशन है दैमाबाद, आपको याद होगा नौ पाषाण स्थल, दैमाबाद, जोरवी, ये सब इनकी चर्चा हमने करी हुई है पीछे भी। और दैमाबाद से हमें तीनों काल यानी सिंधु सभ्यता, पाषाण काल के अवशेष हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो लोकेशन है साथी दैमाबाद, आपको पता है महाराष्ट्र में था, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वहां से कांसे का बना कांसे का एक प्राप्त हुआ है, कांसे का एक रथ प्राप्त हुआ है, जिसे नग्न पुरुष चला रहा है। तो रथ लिखना एग्जामिनर भूल गया, तो रथ जरूर लिखिएगा, है ना। दैमाबाद को सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, बिल्कुल सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण में दैमाबाद ही है। ये वाला लोकेशन, ये वाला दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा यहाँ पर साथी सही जवाब, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार साथी कुछ इस तरह से है। इस तरह से सिंधु सभ्यता फैला हुआ है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है। तो इसकी जो आकृति है ना, वो लगभग में सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? त्रिभुज का आकार, त्रिभुज का आकार है साथी, है ना। और इस तरह से त्रिभुज नहीं है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है, इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से वाला त्रिभुज है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है ना, वो आलमगीरपुर में है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। ये सबसे पूर्व में एक नदी बहती हिंडन, वहीं पर पड़ता है। ऊपर आप देखेंगे तो चिनाब नदी के आसपास में पड़ता है साथी मांडा, है ना। दक्षिण में महाराष्ट्र में आप देखोगे तो दैमाबाद पड़ता है लोकेशन में, है ना। और पश्चिम में अगर जाओगे तो सुतका गेंडोर, जो आपने अभी पढ़ा था, सुतका गेंडोर, आपको याद होगा दक्षिणी बलूचिस्तान में। तो ये इसके पूरा बॉर्डर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दैमाबाद से हमें क्या मिला है, कांसे का बना हुआ एक रथ प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, जिसे नग्न पुरुष चला रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा साथी, है ना। कहाँ पे है दैमाबाद, तो ये भी अगर आपसे लोकेशन पूछे कि भाई दैमाबाद है कहाँ पे, तो रिवर याद रखेंगे, गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। लोकेशन याद रखेंगे अहमदनगर जिला, कभी कभी पेपर में उल्टा सीधा पूछ लेता है, अहमदनगर जिला। राज्य कौन सा होगा, तो ये राज्य होगा महाराष्ट्र। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है, यानी सबसे पूर्व में कौन है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया सबसे पूर्व में साथी आलमगीरपुर पड़ता है। सबसे पूर्व में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर पड़ता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। आलमगीरपुर के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो पहली बात तो नदी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन सी नदी के तट पे स्थित है, तो ये है साथी हिंडन नदी, ठीक है। कौन सी नदी? हिंडन नदी के तट पे स्थित है आलमगीरपुर, ठीक है। विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का साथी, है ना, ध्यान रखना होगा। लोकेशन तो आपको पता होगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। और जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? मेरठ है, मेरठ है साथी, है ना। तो इसका ये लोकेशन हो गया सबसे पूर्वी वाला। देखेंगे सबसे पश्चिमी की अगर बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यह था साथी सूतकांगे डोर। अब इसके लिए भी वही बात लागू होती है कि भाई इस पे कौन कौन सी रिवर है, यानी कौन कौन सी नदी के किनारे सूतकांगे डोर पड़ता है साथी, है ना। तो याद रखेंगे सूतकांगे डोर एक रिवर पड़ता है जिसका नाम है दासक नदी, दासक नदी, इसी के किनारे स्थित है साथी। लोकेशन कहाँ पे पड़ेगा, तो बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान। ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान के अंदर, है ना। ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे पश्चिम में है, इससे पश्चिम में कोई नगर नहीं मिला है सिंधु सभ्यता का, तो सबसे पश्चिमी नगर है, ठीक है। अब आ जाता है सवाल सबसे उत्तर में कौन है, तो सबसे उत्तर में मांडा है। वही सवाल किस कौन सी नदी है, तो नदी का बताएंगे चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। लोकेशन वैसे भारत से ऊपर है, लेकिन हम भारत ही बनाते हैं, और उसमें भी हम लद्दाख बताएंगे, अगर बहुत ज्यादा पूछ लिया तो लद्दाख बताएंगे साथी, है ना। नदी चिनाब बहती है। बात क्या है? सबसे उत्तर, ठीक है। अब सबसे दक्षिण में आएंगे तो दैमाबाद, लोकेशन महाराष्ट्र। रिवर यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई दैमाबाद कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखेंगे ऊपर चर्चा हुई गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ना, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र, आप लोगों ने देखा। विशेषता क्या है? सबसे दक्षिण में। ध्यान रखना होगा सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम, यानी सूतकांगे डोर और
आलमगीरपुर के बीच है कि डिस्टेंस कितनी है। ऐसा कभी कभी सवाल में अगर मान लीजिए आया, वैसे भी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो याद रखेंगे इनके बीच में दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर की। और सबसे उत्तर यानी मांडा और दैमाबाद के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी आप देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई कम है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया होगा, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। और अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जरूर ज्वाइन करिएगा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे ये कंप्लीट आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा साथ ही। और साथ ही साथ में ये पूरा जितना चल रहा है, ये जो 4000 एमसीक्यूज का जो पूरा फाइल चल रहा है, ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप प्रिंट करा लेना, अच्छे से इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लीजिएगा, 888176 है ना। इस पर आप लोग साथी मैसेज करें और बोलिए सर हमको ये चीज़ ज्वाइन करना है। फीस भी इसका कंफर्म साथी, इसका फिक्स है, बस इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे साथी तो ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मेरे बस में नहीं होता है ना। तो बाकी आपको पूरा पीडीएफ नोट्स और ये सब पूरा जो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप लोग जो है इतना ही फीस आपका लगने वाला है साथी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 888176 और इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लिखिए नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें होती हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे सड़क पे जा, ऐसे तुरंत मुड़ गया, मतलब ऐसे बेंड नहीं किया, नहीं ऐसे गया और जाकर के ऐसे मुड़ गया, तो एक समकोण पर हो गया है ना। ऐसा नहीं, ऐसा मान लीजिए एक सड़क गया है और एक सड़क ऐसे आया हुआ है और एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, ऐसे जो है समकोण पे काट रही है, इस तरह से है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो एक दूसरे को सड़कें क्या कर रही है, समकोण पर काटती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं और 90 डिग्री पर काटती हैं। सही है। हड़प्पा सभ्यता में हमें दो भाग में दिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए पूरा जो जब हम खुदाई करते हैं तो हमें मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता दो पार्ट में, जितने नगर मिले हैं लगभग दो भाग में है। एक तो पूरब का पार्ट है, इसका पूर्वी भाग है ना, ये पूर्वी भाग है साथी। मैं बार बार ये पूर्वा क्यों लिख रहा हूँ, ये पूर्वी भाग है साथी। ये थोड़ा सा निचले नीचे है, निचला शहर है समझ लीजिए। और ऊपर जब हम खुदाई करते हैं तो एक पार्ट हमें ऐसे पश्चिमी भाग मिलता है। ठीक है, पश्चिमी भाग मिलता है, पश्चिमी भाग मिलता है और ये थोड़ा सा ऊंचा है, यानी ऊंचाई पर है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर ये है कि जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग निवास करते हैं, ध्यान रखना होगा। जबकि जो पश्चिमी भाग है जो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, यहाँ पे दुर्ग हुआ करते हैं। दुर्ग मतलब जैसे अन्नागार हो गया, या पुरोहित का आवास हो गया, या बड़े बड़े इमारत हो गए, तो वो पश्चिम के क्षेत्र पे रहते थे। प्रशासनिक भवन हो गया, तो वो सब पश्चिम में रहते थे, है ना। बाकी के बाकी जो लोग रहते थे या जो व्यापारी रहते हैं, काश्तकार रहते हैं, वो पूरब की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता था, नगर मुख्यतः दो पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान रखना होगा, ये बात भी सही है। चनहुदड़ो का नगर 3 इकाइयों में बटा था। नहीं साथी, चनहुदड़ो का नहीं बटा था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जहाँ पे पश्चिमी पार्ट है, फिर पूर्वी पार्ट है, फिर उसके बाद जो है साथी मध्य का पार्ट है, फिर पूर्वी पार्ट है। तो धौलावीरा में एक मध्य का क्षेत्र भी है, इसलिए धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 पार्ट में था, ना कि चनहुदड़ो। तो ये गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन भी मिला हुआ है, यानी जितने घर बने हुए हैं उनमें घर में बीच में आंगन। तो आप जानते हैं आंगन की प्रथा हमारे यहाँ पहले से ही चलती आ रही है साहब, है ना। तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा जो सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे टाउन प्लानिंग क्या थी यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनमें से जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। प्रत्येक नगर दो पार्ट में है, एक तो आपका पश्चिमी टीला, एक आपका हो गया पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला के साथ ही इस पे दुर्ग और किले थे और इसे दुर्गीकृत भी किया जाता है, मतलब उसको घेरा करके सुरक्षित भी किया गया है। जबकि पूर्वी टीले नगर या फिर आवास क्षेत्र मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया। धौलावीरा साथी ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 पार्टों में बटा हुआ है। सिंधु सभ्यता के नगरों में से प्रत्येक में आप देखेंगे तो आवासीय भवन जो है उनके बीच में हमें आंगन देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेयर लगा हुआ यानी सीढ़ी लगा हुआ है, तो इसका मतलब लोग 2 मंजिला घर भी बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा कि दो दो मंजिला घर साथी ये लोग अभी बना रहे हैं, है ना, क्योंकि कई जगह से हमें सीढ़ी के अवशेष मिलते हैं, सीढ़ी मिलता है बना बनाया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के बारे में कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। 1826 में एक व्यक्ति हैं चार्ल्स मेसन, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 1826 में ये बात बिल्कुल सही है। यह सतिकारा की सिंधु नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, तो रावी नदी के तट पर स्थित है, ना कि सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता साथी ये रावी नदी के तट पर स्थित है, मांटगोमरी जिला है ना, तो रावी नदी के तट पे स्थित है। ये वाला गलत हो जाएगा। कह रहा कि हड़प्पा का जो नगर क्षेत्र है उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे हम समाधि R37 के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और पेपर में बार बार आता है कि समाधि R37 क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 3 सही है, यानी डी आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर आपका हो जाएगा साहब सही जवाब। ठीक है, देखना जरा पॉइंट क्या याद रखना है। पहली बात, जो हड़प्पा है कहाँ पे है, तो आप जानते हैं हड़प्पा कहाँ पे है ना, तो याद रखेंगे पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पे है। और जिले की बात करेंगे तो मांटगोमरी जिला, नदी की बात करेंगे तो रावी नदी के तट पे। सबसे पहले इसके बारे में 1826 में किसने बताया, चार्ल्स मेसन ने बताया था। बाद में आप देखेंगे जॉन मार्शल के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने खोज करी हुई है किसकी, हड़प्पा के। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहले मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा में आप देखेंगे तो नगर क्षेत्र के दक्षिण में, यानी पश्चिमी नहीं पूर्वी क्षेत्र के, जैसा अभी 2 पार्ट में बांटे थे ना, तो एक नगर क्षेत्र था पूर्वी क्षेत्र, तो उसके जब दक्षिण में हम जाएंगे यानी उसके नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 क्षेत्र है हड़प्पा की खुदाई की है, तो हम देखते हैं कि इसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिलता है जिसे जो है हमारे इतिहासकार ने R37 कब्रिस्तान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना होगा इस पॉइंट को। अगला कह रहा है कि किस हड़प्पे स्थल से अनाज कूटने की वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास मिले हैं। अनाज कूटने का मतलब ये हो गया, जैसे ऐसा नहीं कि उसको पीसना है आटा बनाना है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे गांव में आप देखते होंगे कि अभी जैसे धान की खेती है ना, तो हम क्या करते हैं धान का जो होता है उसको ऐसे बांध लेते हैं साथी, और उसको ला करके अभी तो इस टाइम धीरे धीरे कंबाइन जब से आ गया तब से नहीं, लेकिन लोग जो है एक खटिया रख देते हैं उसके ऊपर पीटते हैं धानवा को, तो धान जो है साथी आप देखते होंगे कि नीचे गिर जाता है, फिर उसको झाड़ देते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो एक लोकेशन है हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा, यहाँ से हमें ऐसे वृत्ताकार बनाए हुए चबूतरे मिले हैं जहाँ में धान के थोड़े थोड़े दाने फंसे हुए मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोग उसके ऊपर ला करके अनाज को पीटते थे साथी, है ना, ताकि अनाज को अलग किया जा सके डंठल से। समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलती है, वो चीजें हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से लोकेशन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए पॉइंट ये है साथी कि हड़प्पा का जो दुर्ग टीला है, जब इतिहासकार उसे खोजते हैं तो उसे एबी टीले के नाम से बुलाते हैं। ये दुर्ग टीले की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा दुर्ग टीला माने पश्चिम का टीला हो गया। ठीक है, और ये ऊंचाई पर होता था, है ना। और इसी दुर्ग टीले पर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने कहा बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे अन्नागार हो गया, काश में सुंदर लिखने लगता तो कितना अच्छा होता ना, अन्नागार, अन्ना, ये हो गया साथी अन्नागार, है ना। अच्छा एक्सपेक्ट मत करिए। और फिर यहीं से एबी टीले से आप देखोगे तो वृत्ताकार अनाज कूटने के चबूतरे ये भी हमें देखने को मिलते हैं। और यहीं से साथी हमें श्रमिक आवास भी मिला है, श्रमिक आवास। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, श्रमिक आवास भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, आवासन है श्रमिक आवास है, यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये सारा पॉइंट कहाँ पे है, हड़प्पा में सब। ठीक है, अच्छा एक चीज और मिला है साथी, याद रखेंगे धातु से बना हुआ एक मूसा भी मिला हुआ है, जिससे पता चलता है कि लोग धातु बनाने का मूसा है कि लोग धातु जो है साथी यहाँ पे बना रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, गला रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा। कब्रिस्तान मिला है वो आपने देख ही लिया है, दुर्ग टीले को एबी नाम दिया गया वो आप जानते हैं। करेक्ट, किस जो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा टीला है जिसे हम लोग स्तूप टीला कहते हैं, किसके टीले को, तो हड़प्पा के टीले को नहीं, मोहनजोदड़ो का जो टीला है साथी ध्यान रखना होगा, ये भी भारत में स्थित नहीं है। इसका जो टीला है इसे हम लोग स्तूप टीला के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं स्तूप टीला, क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि कुषाणों के समय में ना यहाँ पे एक टीला बना हुआ था, वही टीला यहाँ मिल जाता है। तो स्तूप टीला मोहनजोदड़ो के टीले को कहते हैं। और ये टीला, वो टीले मतलब वही किला है ना, वही जो पश्चिम में है ना, वही वही बात है, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचो सर टीला कहाँ से आएगा, किला होना चाहिए। ठीक है,
तो याद रखेंगे, तो ये इसलिए है क्योंकि कुषाण काल के समय में यहाँ पे याद रखेंगे साथी, एक कुषाण काल के समय में यहाँ पे एक टीला हुआ करता था, तो कुषाण काल का टीला था, इसलिए साथी इसको हम स्तूप टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, तो साथी याद रखेंगे, हम जानते हैं सिंध प्रांत में लरकाना जिले पे है और ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है, ध्यान रखना होगा, ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो प्रेतों का टीला यानी सिंधु का बाग, यानी दोनों इसे कहते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, तो प्रेतों का टीला, जैसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है साहब। ठीक है, उत्खनन जानते हैं 1922 में कौन करता है, राखलदास बनर्जी करते हैं। इसके जो दुर्ग टीले हैं यानी जो पश्चिम में है, उन्हें हम स्तूप टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुषाण काल में यहाँ पे एक स्तूप बना था, इस वजह से। ठीक है, करा कि निम्नलिखित में से किसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ठीक है, ये भी सवाल काफी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से अब जानते हैं जो हमारा मोहनजोदाड़ो है, यहाँ से हमें मिला हुआ साथी विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, है ना। मोहनजोदड़ो से वैसे कई सारी चीजें मिली हैं जो महान महान है ना, जिनमें से कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथी, वो है साथी स्नानागार। स्नानागार ये इसका यूज लोग करते थे, क्यों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे। अगर कोई धार्मिक काम हो गया तो इसका प्रयोग लोग करते थे। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे मान लीजिए ये पूरा कुआं बना रहता था साहब, है ना, और कुएं में आप देखोगे तो दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, कुएं में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, लोग यहाँ पे उतर सकते थे। और आप देखोगे तो साइड साइड में कमरे बने हुए थे, चेंजिंग रूम समझ लीजिए, यहाँ पे लोग अपने कपड़े को बदल सकते थे। और इनकी जो दीवार थी, आप खुद सोचिए उस समय साथी, इसकी जो दीवार है साथी, है ना, दीवार को प्लास्टर किया गया है। सोचिए प्लास्टर, आप पेरिस लगा करके दोस्तों दीवार को प्लास्टर किया गया है। ठीक है, मतलब कल्पना कर सकते हैं कि दीवार को उस समय लोग प्लास्टर कर रहे हैं, आज हम लोग कहाँ जी रहे हैं, और लोग उस समय इस बात को जानते थे प्लास्टर करेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, है ना। गंदा पानी जो मतलब पानी को खाली करने के लिए, कुएं को साफ रखने के लिए नालियां बनाई गई है साथी, ताकि पानी को निकाला जा सके। इतना सिस्टमेटिक तरीके से इसे बनाया गया है कि रहा नहीं गया एक व्यक्ति से, और जिसका नाम है साथी मार्शल। इन्होंने कहा कि यार ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं स्नानागार। ठीक है, ध्यान रखना होगा साथी यहाँ पे। तो किसे मार्शल ने ऐसा कहा है साथी, तो याद रखेंगे यहाँ पे सभा भवन भी हमें देखने को मिलता है, पुरोहित का आवास भी देखने को मिलता है, अन्नागार, स्नानागार, ये सब मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलता है साहब। ठीक है, अगला, उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। देखिए, जब राखलदास बनर्जी उत्खनन कर रहे थे ना मोहनजोदड़ो का, तो उन्हें पूरे क्षेत्र को, जो पूरा इनका टीला था यानी मोहनजोदड़ो का जो टीला था, इसे इन्होंने 3 पार्ट बना दिया। भाई क्षेत्र के विषय में जानकारी होनी चाहिए थी, 3 पार्ट में इसे बनाया। एक को इन्होंने बोला एचआर क्षेत्र, जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको वहां पे एचआर क्षेत्र दिखेगा, फिर आप वहां पे पाओगे तो बीएस नाम का क्षेत्र मिलेगा, और एक क्षेत्र मिलेगा साथ ही डीके। तो एचआर, बीएस और डीके, ये 3 क्षेत्र हैं, अपनी सुविधा के लिए इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस था साथी वो एचआर था। यहाँ के जो एचआर क्षेत्र है ना, यहाँ से आप देखोगे जब उत्खनन किया जाता है तो वहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति साथी हम लोग को यहाँ से मिलती है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति एचआर क्षेत्र से मिलता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा साथी राइट आंसर। ठीक है, और भी चीजें देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, 21 मानव कंकाल मिले। ये सीधे आपसे सवाल पूछेगा पेपर, ध्यान रखना, है ना। एक व्यक्ति है पिग्गट, इतिहासकार हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वी राजधानी कहा, क्योंकि ये दूसरे, हालांकि ये दोनों दोस्तों 482 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पिग्गट महोदय ने किसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, तो लोकेशन में याद रखना होगा हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को, है ना। अगला, कारा के निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल से वक्राकार ईंटें मिले हुए। वक्राकार जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, कहीं पहले पुराने घर देखे तो ईंटें हम लोग ऐसे इसे टेढ़ टेढ़ बनाते थे, है ना, तो वक्राकार। इस समय तो ईंट जो है साथी वो ऐसे सीधा सीधा आता है, तो ऐसे वक्राकार ईंटें भी देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हुए हैं, किस लोकेशन से मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक लोकेशन था साथी चनहुदड़ो, और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी,
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चनहुदड़ो क्या भारत में है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये भी आपका सिंधु नदी के तट पे है, वो भी आपने देखा था पाकिस्तान में ही है ना। इसकी खोज याद रखेंगे 1931 में एक व्यक्ति है एन जी मजुमदार, इनके द्वारा किया गया था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 घड़ियाल और 2 मछली वाले अंकन की एक मुद्रा हमें यहाँ से देखने को मिलती है। मुहर, मुद्रा का मतलब पैसा न समझ लेना, मुहर समझना, जहां मुद्रा यहाँ पे आएगा ना वो मुहर। चूंकि आप देखेंगे तो 5वीं सदी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हमें जो है आहत सिक्के मिलते हैं, यानी आगे चल के बहुत समय बाद हमें साथ ही आहत सिक्के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे आहत सिक्के क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स शिक्षा शास्त्र होता है, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल में भी यहाँ पे मुहर होगा अगर हम मुद्रा की बात करें। ठीक है, यह हड़प्पा स्थल का एकमात्र स्थल था जहां से वक्रकार ईंटें मिले, कौन सा? चनहुदड़ो। और आप जानते हैं चनहुदड़ो ही एक लोकेशन है जहां से सौंदर्य प्रसाधन है ना, मतलब जो स्त्रियां सौंदर्य करती हैं, लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस तरह उस समय की स्त्रियां भी सौंदर्य करती थी। आज तो मतलब चलिए छोड़िए है ना, हमारी छोटी सी भांजी है उसको मेकअप किट चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, जो पहले डॉल आती थी वो नहीं चाहिए, मेकअप किट चाहिए। मतलब समझ में नहीं आता, मतलब सोचिए ये तो भी बहुत छोटी सी है ना। तो सौंदर्य प्रसाधन की आज की दिन नहीं है, बहुत हड़प्पा सभ्यता से जो है चनहुदड़ो में महिलाएं ऐसा करती आ रही हैं, ध्यान रखिएगा है ना। यहाँ से हमें मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां मिली हुई हैं, तो ये बात सही है, करना भी चाहिए, जो चीजें हैं जो बना है जिसके लिए वो उसे करना चाहिए है ना। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोतीवाड़ा, गोतीवाड़ा जानते हैं डॉक यार्ड, ठीक है, डॉक यार्ड जैसे जहां पे नाय रुकता है, जैसे इस समय आप देखेंगे तो हिंदी में बोला जाए तो बंदरगाह, बंदरगाह, यानी बंदरगाह अगर बना है तो ट्रेड भी होता था होगा, व्यापार भी होता होगा, तो हाँ अभी आगे हम लोग चलेंगे चर्चा करेंगे तो बंदरगाह भी था। तो साथ ही एक लोकेशन है लोथल, आप जानते हैं गुजरात में है, और यहाँ से हमें बंदरगाह देखने को मिलता है, पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखना जरा, अब सवाल आता है कि लोथल है कहाँ पे, तो पहले पॉइंट तो याद रखेंगे कि लोथल को हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। दूसरे पॉइंट याद रखेंगे इसका उत्खनन 1954 में कराया गया, 1931 में आप जानते हैं चनहुदड़ो, और 1954 में कालीबंगा सॉरी लोथल, और लोथल की खोज किसने करी है? एस आर राव ने करी हुई है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात का अहमदाबाद जिला है, और नदी याद रखेंगे तो ये होगा भोगवा, और ये पॉइंट पेपर में पूछता है कि भाई लोथल काहे के नदी के किनारे है, ठीक है, तो भोगवा नदी है ना। लोथल के पूरब में हम लोग गोतीवाड़ा पाते हैं, डॉकयार्ड पाते हैं। यहाँ के लोग जल प्रबंधन की व्यवस्था से परिचित हैं, जल को और बचाना जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कौन से हड़प्पा स्थल से 3 युग्मित समाधियां देखने को मिली हुई हैं, तो याद रखिएगा इस लोकेशन का नाम साहब लोथल है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चनहुदड़ो की तरह आप देखेंगे जैसे चनहुदड़ो मन के बनाने कारखाने मिले थे, एनजी मजूमदार ने उसका खोज किया था 1931 में, ऐसे ही लोथल से आप देखेंगे तो यहाँ से भी मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल में आप देखोगे तो एक रंगाई कुंड भी, यानी लोग अब कपड़ा रंग के पहनेंगे। ठीक है, करा कि कौन सा कथन है जो कि कालीबंगा के संदर्भ में सही है? एक लोकेशन है कालीबंगा। करा यह जो कालीबंगा ना है इसका उत्खनन 1951 में एक व्यक्ति है अमलानंद घोष, इन्होंने किया था। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ी, और ये पंजाब नहीं राजस्थान में स्थित है, साथ ही घग्गर नदी के किनारे। तो ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है साहब, ठीक है। करा कि कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कालीबंगा मतलब होगा काले रंग की चूड़ियां साहब, है ना। और यह जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में कौन सा रिवर है? घग्गर नदी, इसके किनारे स्थित है। और खोज की बात करेंगे तो 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी खेत जो है वो उसकी जोताई की गई है और वो भी उसके ऊपर हल चलाया गया, फाल, माने रोटावेटर नहीं हो, वो लकड़ी का फाल चलाया गया था, नहीं समझ लो रोटावेटर चलाया गया था, नहीं, है ना, मतलब ऐसा ही कुछ है ना। सौ विसर्जन के यहाँ से हमें 37 उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक युगल समाधान हमें कालीबंगा से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से साथ ही एक अंडाकार कब्र मिला हुआ है, और उसमें मतलब एक बच्चे का अवशेष मिला हुआ है, और उसके सर पे साथ ही 6 छिद्र हैं। ठीक है, 6 छिद्र का मतलब लगता है कि वहां से उसके सर पे शल्य चिकित्सा किया गया, यानी ऑपरेशन किया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो
कालीबंगा के लोग हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग वो बीमारियों से लड़ना, उसका इलाज करना भी सीख गए थे साहब। क्योंकि शल्य चिकित्सा के प्रमाण आप देखोगे तो हमें कालीबंगा से एक अंडाकार कब्र मिला है, वहां में बच्चे का अवशेष मिला है, वहां से हमें जो है साथी शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि उसके सर पे साथी 6 छिद्र किया गया, यानी कोई बीमारी रहा होगा, है ना। करा की प्रसिद्ध हड़प्पा का स्थल है साथी बनावली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बनावली की खोज याद रखेंगे, एक व्यक्ति हैं आर.एस. विष्ट, इन्होंने 1974 में 1974 में खोज करी हुई है बनावली के साथी। ये बनावली है कहाँ पे? तो हिसार जिला है हरियाणा का, याद रखेंगे, लोकेशन याद रखेंगे इसे, हरियाणा का। और हरियाणा में जानते हैं हिसार जिला है साहब, है ना। हरियाणा का कौन सा जिला है? हिसार जिला है, ठीक है। और रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे दृष्टिद्वंती कहिए या सरस्वती नदी कहिए, सरस्वती नदी, इसी के किनारे साथ ही स्थित है आपका बनावली वाला लोकेशन, ठीक है। बनावली से मिला क्या क्या है? जब हम इसका उत्खनन करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो याद रखेंगे टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है साथी मिट्टी का बना हुआ, टेराकोटा का मतलब हो गया क्या? मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। तो टेराकोटा हल यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यानी मिट्टी का बना हुआ एक हल हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बनावली से क्या मिलता है? जौ का साक्ष्य मिलता है। गेहूं और जौ आप जानते हैं ये प्रमुख फसल है, तो जौ वो भी बढ़िया किस्म की जौ ये मिला साथी। एक बुराई है बनावली में, यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का अभाव, तो जल निकासी है ना प्रणाली का अभाव, ये लोग अपने शहर से पानी नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं बनाए हैं कि यहाँ से आसानी से अभाव, तो जल निकासी प्रणाली का से अभाव ध्यान रखना होगा। बनावली में ऐसा इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि धौला और वीरा के बारे में सही है? यह कहाँ पे? धौलावीरा गुजरात में है, सही है। धौलावीरा का मतलब होता है सती सफेद कुआं, ये भी सही है। यहाँ के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से अच्छी तरह से परिचित हैं, ये भी सही है। तीनों लोकेशन आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। मेरे दोस्त, धौलावीरा को हम सफेद कुआं क्यों कहते हैं? जब धौलावीरा का उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे जगपति जोशी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम जेपी जोशी कहेंगे, एक व्यक्ति हैं साथी जेपी जोशी, जिन्हें हम जगपति जोशी के नाम से जानते हैं, और समय है 1967-68, और ये धौलावीरा को उत्खनित कर रहे थे, मतलब खोज रहे थे। गुजरात में कच्छ का क्षेत्र है, भचाऊ तालिका है, याद रखेंगे कच्छ, कच्छ की खाड़ी समझिए या कच्छ का क्षेत्र कहिए, और यहाँ पे एक क्षेत्र साथी भचाऊ, भैचाऊ, भैचाऊ, ठीक है। यहाँ पे जब उत्खनन कर रहे हैं जगपति जोशी, तो इन्होंने पाया कि वहां पे क्या है ना, एक धौलावीरा में एक कुआं था, है ना, क्या था? कुआं था, जिस कारण से धौला मतलब वीरा, ठीक है, सफेद और वीरा मैंने कुआं, तो धौला वीरा इसका नाम पड़ा साथी उस कुएं की वजह से, क्योंकि वहां पे कुआं था साथी, है ना। और ये जो पूरा नगर है ना, ये इस तरह से मिला हमें, एक आयताकार मिला, याद रखेंगे जो धौलावीरा है वो आयताकार है, मतलब आयताकार रूप में साथी इसको बनाया गया था। और यहाँ के जो निवासी हैं वो वाटर को कंजर्वेशन करना जान रहे, साथी उसको संरक्षित करना जान रहे, ताकि बरसात का पानी रोक लेंगे, जब बरसात खत्म हो जाएगा तो पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी पॉइंट आपको याद रखना होगा। और 3 भागों में बटा हुआ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि यह एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 पार्ट में बटा था, है ना। तो इतनी सारी पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इसे आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भचाऊ तालुका, जेपी जोशी ने खोज किया 1967-68, सफेद कुआं नाम है। काहे सफेद कुआं नाम है उसका कारण आप जानते हैं, आयताकार था, 3 भागों में बटा हुआ था, जन संरक्षण के तंगेरी से लोग परिचित है साहब, ठीक है। अगला, करा के किस हड़प्पा स्थल से क्रीड़ागार, देखिए स्टेडियम भी, यानी लोग खेलते भी थे, हमने देखा था पाषाण काल में लोग मनोरंजन करते थे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सवाल पूछा है कि पाषाण काल में लोग का मनोरंजन का साधन क्या था? तो क्या था? वही था, क्रीड़ा करते थे, मतलब पशुओं का शिकार करते थे, है ना। करा साथी कि क्रीड़ागार कहाँ से मिला? तो ये लोकेशन में धौलावीरा से ही मिलता है साहब, ठीक है, ध्यान रखना होगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। धौलावीरा से एक साइन बोर्ड भी मिला है, ये भी सवाल कई बार पेपर में आता है, साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड क्या चीज होता है? जैसे मान लीजिए पूरा नगर था ऐसे, और नगर में एक गेट लगा हुआ साथी, गेट, और उसी गेट के ऊपर
जो है साथी एक बोर्ड साइड में लगा हुआ कि नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन को लोग नहीं प्रवेश करें, कैसी कैसी चेकिंग होगी, तो ये सब कुछ मिला हुआ है। साथ ही हमें मिला एक साइन बोर्ड, उस पर कुछ लिखा गया है, लेकिन आज तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया क्या लिखा गया है, लेकिन कुछ लिखा जरूर गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत जरूरी है। और नेवले की पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिलती है, यहाँ से ही धौलावीरा से ही नेवले की पत्थर की मूर्ति। अगर आपसे पूछे कि नेवले की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिलती है, पत्थर की मूर्ति यानी देखिए कांसा भी है और पत्थर भी है। अगर आप देखेंगे तो स्थापत्य कला में और खास करके मूर्ति कला में तो लोग धातु धातु की मूर्तियां मिली हैं, है ना। और आपने देखा था इसके साथ अभी पाषाण की मूर्तियां आपको देखने को मिल ही रही हैं, है ना। अब पाषाण में आप देखोगे अभी तो आगे चल के धातुओं में आप देखोगे तो यहाँ पे मुहर भी मिल सकता है साथ ही, है ना। और पाषाण में भी अभी आप देखोगे तो जो है पाषाण के मुहर भी देखने को मिल सकते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। धौलावीरा की जो पाषाण है ना, ध्यान रखना होगा उसे, वो पालिशदार श्वेत पाषाण है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पालिशदार श्वेत पाषाण, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अगला करा की सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए तथा निसूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। अब इसे रटने वाला पोर्शन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना है। अब देखिए करा की जो सुतकांगी डोर आपने पढ़ा पाकिस्तान वाला, वो कौन सी नदी के तट पे स्थित है। सो सुतकांगी डोर अभी देखा गया था दासक नदी, यानी ए का चौथा यहाँ पे 3 विकल्प में है, ये तो कभी नहीं होगा, है ना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सोतकाकोह कहाँ पे है, तो सोतकाकोह साथ ही सादी कौन नदी पर पड़ता है, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, ये वाला भी नहीं हो सकता, है ना। ये दोनों विकल्प एक जैसे हैं, ये दोनों विकल्प आप देखेंगे तो एक जैसे हैं साथी। तो बी और डी में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी और डी में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यही आपका सही हो जाएगा, इसको हम सही करवा देंगे, है ना। तो या तो बी या तो डी, दोनों सही है। यहाँ पे लोकेशन है, प्लीज आप इसे याद रखिएगा। जैसे सुतकांगी डोर की वो याद रखेंगे, दासक नदी पर है। सोतकाकोह सादी कौन नदी, कोठी दीजी सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, राखीगढ़ घग्गर नदी, कुड़ाल जो है साथी है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला करा के निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कुड़ाल सरस्वती नदी, रंगपुर कारा साथी भादर नदी पर है, सही है रंगपुर। आलमगीरपुर मस्करा नदी नहीं है, हिंडन नदी पर है, हम लोगों ने बार बार चर्चा किया, डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। देखिए रंगपुर साथी इससे बात करेंगे तो ये भादर नदी पर है, मालवड़ ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। भगत राव साथी ये किम सागर रिवर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी है। अंबाखेड़ और बड़ा गांव ये मस्करा नदी पर है। चिनाब जो है वो मांडा जो है साथी वो चिनाब नदी पर है। भगवानपुर साथी ये सरस्वती नदी पर है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्थल है उसके खोज करता, ये भी हमसे सवाल पेपर में आता है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता कौन है। बनवाली की खोज जगपति जोशी ने किया था क्या, जेपी जोशी ने किया था क्या, तो आपको याद होगा तो साथी आर एस बिष्ट ने किया था। कब किया था, 1954 में। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही, है ना। कहा कौन सा सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जानते हैं दयाराम साहनी कब 1921, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी कब 1922, चन्हुदड़ो एनजी मजूमदार 1931, लोथल एस आर राव 1954, कालीबंगा अमलानंद घोष 1951, बनावली आर एस बिष्ट 1954, धौलावीरा जेपी जोशी 1967-68। याद रखिएगा इनको। एक तरफ दिया सती स्थल, दूसरी तरफ दिया उसकी खोज करता और आपसे कह रहा है मिलान करिए। सुतकांगी डोर की खोज ऑरल स्टैन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ए का पहला, तो ये का पहला है और सब में कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है। इस तरह से राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। सोतकाह कोह की खोज जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। कोटी दीजी की खोज सत्य धोरवे करते हैं, सही है। रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा, सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का चौथा। अब देखिए यहाँ पर याद रखेंगे सुतकांगी डोर की खोज ऑरल स्टैन 1927, सोतका खोज जॉर्ज डेल्स 1962, डाबरकोट ऑरल स्टैन ये भी किए हैं साथी 1928 में, ध्यान रखना होगा। कोठी दीजी की खोज धुर्वे के द्वारा, आमरी एनजी मजूमदार 1929, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 के बीच में किया गया था। अगला करा के निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ दिया हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ दिया है उसके खोजकर्ता, सही सुमेलित नहीं है। बाड़ा, बाड़ा जो है साथी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना होगा। और इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में करी हुई थी। 1958 नहीं 56 है, हाँ
1956 में करी हुई थी। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञ वाई.डी. शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, बाड़ा का खोज किया था। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। देखिए कुछ और स्थल है, जैसे बाड़ा की खोज 1956 में करी गई है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सघोल ये इंपॉर्टेंट स्थल है, आपको याद होगा कहाँ पे है। तो साथ ही याद रखेंगे एस तलवार और आर.एस. बिष्ट ने करी हुई है। मिताथल सूरजभान ने करी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ भी सूरजभान ने करी हुई है, 1969 में इसे सही कर लेंगे। कुड़ाल की खोज जगपति जोशी आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1974 में किया गया है। रंगपुर की खोज एस.आर. राव के द्वारा 1954 में किया गया। सुरकुदड़ा की खोज जगपति जोशी ने करी हुई है 1964 में। करा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के तट पे है, मेरठ जिले में स्थित है, किसने करी थी आलमगीरपुर की खोज? तो याद रखेंगे भारत सेवक समाज के द्वारा साथ ही इसकी खोज की जाती है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। मालवड़ की खोज ये भी जगपति जोशी ने करी हुई है। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज ने करी हुई है। मांडा की खोज भी जेपी जोशी, भगवानपुर की खोज भी साथ ही जेपी जोशी ने की हुई है। ये आखिरी सवाल है इसका, और कल हम सिंधु सभ्यता का एक और सेट करेंगे। उसमें 25 ऐसे सवाल रखेंगे जो रटने वाला वो भी है, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का हो सकता है ना, मतलब थोड़ा सा लेवल उसका एनसीईआरटी वाला होगा, है ना। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ के किसी भी स्थान से मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। जैसे इसी समय आप देखेंगे मेसोपोटामिया और मिस्र में जाएंगे तो वहां पे मंदिर वगैरह मिलता है, मतलब वहां पे पिरामिड वगैरह मेसोपोटामिया में या मिस्र में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला हुआ है। इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो शासन है साथी वो वणिक वर्ग के हाथों में था, क्योंकि मंदिर होता तो कहते कि शासन जो है वो पुरोहितों के हाथों में था, लेकिन अभी मंदिर तो मिला नहीं है ना। क्योंकि जब भी शासन हिंदू धर्म में पुरोहित के हाथ में जाएगा तो मंदिर का विकास होगा। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं अभी के समय में। तो ये हमेशा से रहा हुआ है, जब भी जिनके भी साथ में सत्ता जाता है वो अपनी इमारतों को ज्यादा ज्यादा बनाते हैं। मध्यकाल में आप देखेंगे तो मुस्लिम शासकों ने काफी ज्यादा इमारतें बनाई हुई है ना। तो ऐसे ही हड़प्पा में मंदिर अगर मिलता तो हम मानते कि पुरोहितों का शासन था, पर मंदिर जैसा कुछ मिलता नहीं है। तो हड़प्पा का शासन क्या यहाँ के वणिक वर्ग के हाथों में, ये भी एक संभ्रांत लोग होंगे, थोड़ा सा धनिष्ठ लोग होंगे, इनके हाथों में था साथी। तो धन का अर्जन आज ही से नहीं, आदि से जिसके पास धन है वो कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए आप जेफरी एप्स्टीन की फाइल को देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े धनवान लोग जो अच्छे चेहरे बनते हैं, जो समाज का नेतृत्व करता बनते हैं, खुद को बताते हैं कि हम समाज के सबसे अच्छे इंसान हैं, वो लोग जो है साथी जेफरी स्टीफन की फाइल में गंदे काम करते हुए दिख रहे हैं। और जो सबसे बुरे जिम किंग जोंग की बात करते हैं, पुतिन की बात करते हैं, जो विलन कहलाते हैं, वो वहां पे नहीं गए हुए हैं। तो आजकल विलन वो नहीं है, आजकल वो हीरो है। विलन वो सारे नालायक हैं, सभी नालायक हैं जो वहां पे गए हुए हैं, है ना। हड़प्पा के किसी भी नगर से मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं साथी। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का जो शासन है वो बड़े वर्ग के हाथों में था। एक इतिहासकार है साथी यहाँ पे हंटर, इन्होंने कहा कि भैया देखो जो सिंधु सभ्यता का जो शासन था ना वो जनतांत्रिक पद्धति से चलता था, लोग चुनते थे वैसा चलता था। जबकि मैके ने कहा नहीं, यहाँ पे जनतांत्रिक नहीं था, लोगों का शासन था, यहाँ पे जनप्रतिनिधि हुआ करता है, जैसे इस समय होते हैं ना जनप्रतिनिधि सांसद जी, वैसे कुछ शासन हुआ करता था, ऐसा मैके ने कहा है, ठीक है। तो इनके बारे में आगे और भी हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में। आर्थिक जीवन क्या होगा, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, व्यापार कैसे था, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को समझ में आ रहा होगा दिल से, तो एक बार इसको शेयर जरूर करेंगे, और शेयर के साथ साथ आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा है, चीजें कैसे समझ में आ रही होगी, है ना, अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, वो हमको आप जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।